तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, RWA पे SSCGD का मैथ का मिनी मॉक टेस्ट आया था 21 जनवरी का, उसी का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी रही क्लास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, तो पहला प्रश्न ही हमारा सरलीकरण का है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो आएगा 35, 7 5 35, 5 1 15, 5 31 31 315 प्लस 5 7 35, तो 7 5 35, 7 3 21 24 आ गया, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0, 4 1 5 6 और ये आ गया 5, 56/35, 560/35, ठीक है। अब ये का है, का मतलब गुणा होता है, तो ये गुणा हो जाएगा 98/65, 98/56, सॉरी। अब ये भाग है ना, देखो भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो 49 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। बस इसे आप सॉल्व कर लो। 56 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 7 बार जाएगा, इससे काटेंगे तो 5 बार जाएगा, इसको काटेंगे 2, ठीक है, 5 दूना 2, ठीक है। अब 2 9 18। अब आगे हम क्या करेंगे इसमें, 2 तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 8 16, 2 9 18 19, 196 आ गया, ठीक है। तो ये आंसर है 196, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न है, करा कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करना शुरू करता है, 2। करा कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करना शुरू करता है जब वो 800 मीटर आगे था। देखो 800 मीटर आगे था, कहने का मतलब ये है कि चोर यहाँ पे है और पुलिस यहाँ पे है, चोर यहाँ पे और पुलिस यहाँ पे है। तो जब चोर यहाँ पे है तब पुलिस यहाँ से इसका पीछा करता है और चोर 9 की स्पीड से भागता है, पुलिस 12 की स्पीड से भागता है। चोर 9 की स्पीड से भागता है और पुलिस 12 की स्पीड से भागता है। कह रहा है कि 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, कह रहा है कि 10 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, 10 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से 10 मिनट बाद उसके बीच की दूरी। तो देखो ये 12 की स्पीड से इधर भाग रहा है और ये 9 की स्पीड से इधर भाग रहा है। जब कोई दो चीज एक ही दिशा में भागती हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है, तो इसका स्पीड माइनस करेंगे तो आएगा 3, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 3, और हमको दूरी निकालना है तो आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल हमारा दे रखा है 3, चाल हमारा दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे हम, चाल को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि चीजें हमारी मीटर प्रति सेकंड है, तो 5/18 से हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। और समय हमारा दे रखा है 10 मिनट, तो 10 मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड में, गुणे 60 कर देंगे, गुणे 60 कर देंगे। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 चौका 18, 6 कम 6, 6 कम 6, तो ये आ गया 10 में 100, 1 500, ये आ गया 500। मतलब 10 मिनट में ये 500 की दूरी तय कर लेंगे, 10 मिनट में 500 की दूरी तय कर लेंगे। तो हमसे पूछा है कि 10 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी, तो 10 मिनट के बाद अगर ये 500 की दूरी तय कर लेंगे, 800 में से 500 की दूरी तय कर लेंगे, तो बचेगा कितना, 300, बचेगा कितना, 300। तो 300 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 300 इसका आंसर है। देखो आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। क्या बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष में 6000 से 7200 रुपए की राशि हो जाती है, 6000 से 7200 की राशि हो जाती है, 7260 हो जाती है 6000 से, तो नीचे हम 6000 लिख लेंगे। कभी भी ऐसा पूछे दर तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। तो ब्याज की दर पूछा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, फिर 6 से काटेंगे तो नीचे आ गया 100, ऊपर आ गया हमारा 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, ठीक है, 121 आ गया, 121 आ गया। अब ये देखेंगे कि ये किसका वर्ग है, इसको अगर हम कड़ी में करेंगे तो हम देख रहे हैं ये 11 का है, ये 100 का वर्ग है, ये 11 का है, ये 100 का वर्ग है, यानी कोई धन 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, 10 से 11 हो रहा है, 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 10 पे 1 की वृद्धि। और अगर हम परसेंटेज वो निकालना चाहते हैं दर, तो 10 पे 1 की वृद्धि 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10%, आ जाएगा हमारा 10%, ठीक है, आ जाएगा हमारा 10%। तो हमसे वार्षिक दर पूछा है, हमसे वार्षिक दर पूछा है, हमसे वार्षिक दर पूछा है, वार्षिक दर पूछा है। तो वार्षिक दर हमारा 10 नहीं होगा, 20 होगा। ये जो दर आया है ये हमारा छमाही आया है, ये जो दर आया है ये हमारा छमाही आया है। देखो ऊपर क्वेश्चन में कहा है कि अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक वाला अगर 10 है तो वार्षिक वाला कितना होगा, 10 दूना 20 होगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, बेहद आसान है, सबसे आसान है। कह रहा है कि एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है, यदि वह 5% की छूट देता है तो वह उससे पहले से 8800 अधिक प्राप्त करता है। मान लो कि कोई वस्तु 100 रुपए है, कह रहा है कि इसे बेचते समय 9% की छूट देता है, 9% मतलब 51 रुपए में बेच देता है। कह रहा है कि यदि वह 5% की छूट देता, 5% की मतलब 95 में बेचता, तो उसे 8800 अधिक प्राप्त होता।
तो इस हिसाब से कितना प्राप्त हो रहा है, पहले 91 प्राप्त होता है, अब 95, तो कितना प्राप्त हो रहा है 4। इसी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 8800, इसी का मान प्रश्न में 8800 दे रखा है, ठीक है। तो इससे कितना गुना जाते, तो 88 से इसको भाग देंगे तो दो दो 2200 गुना जाते, 2200 गुना जाते। तो हमसे पूछा है कि कार का अंकित मूल्य, तो कार का अंकित मूल्य भी हमने जो 100 माना था ये 100 नहीं होगा, ये भी 2200 गुना जाते 22,000 होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 22,000, ठीक। आगे हम चलते हैं, तो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। 5 क्या बोल रहा है कि 3 पक्षी जंगल की परिधि के समांतर उड़ रहे हैं, वे एक चक्कर क्रम से 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं। 45 मिनट, 60 मिनट और 27 मिनट में 3 पक्षी हैं जो एक परिधि के चारों ओर उड़ रहे हैं, तो वो एक चक्कर 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं। कह रहा कि यदि वे एक साथ उड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय के बाद वे आरंभिक स्थिति में दोबारा मिलेंगे। तो कुछ नहीं है, इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 27 तो रहेगा ही, इसमें एक 5 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 5 45 है और यहाँ पे 4 है, तो एक 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल लो, 5 चौको 20 और 27 दूना 54, 540, ये इसका आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आसान है। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है कि वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंक की संख्या और संख्या के अंकों का परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड है। देखो प्रश्न आसान है, बस समझना है, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ कि प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा कि वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंक की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई है। जब भी आप कोई 2 अंक की संख्या मानोगे, जैसे मान लिया कि 50 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको 10 गुणे 5, इसको ऐसे आप लिख सकते हो, जैसे कोई 2 अंक की संख्या होगी तो उसमें एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा, उसमें एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। जैसे अगर मान लो कि कोई संख्या 62 है तो इसको ऐसे में लिख सकता हूँ ना, 10 6 प्लस 2, 10 6 प्लस 2, यानी 10 6 60 प्लस 2। तो अगर कोई भी 2 अंक की संख्या होती है तो वो हमेशा ऐसे ही बनती है, 10x प्लस वाई, ठीक है। आगे हमारा कह रहा प्रश्न कि मूल संख्या हमने मान लिया कि वो संख्या है 10x प्लस वाई। कह रहा कि अंक बदलने पे यानी x और y को बदलने पे, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x, 10xy प्लस। आगे कह रहा कि इनको जोड़ने पे, तो जोड़ेंगे, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 10x 11x प्लस 11y हो जाएगा, 10x प्लस 11x, तो 11y हो जाएगा। तो 11 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, 11x प्लस वाई। तो अतः योग का गुणनफल 11 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11, इसका आंसर हो जाएगा 11। वैसे भी आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि ऑप्शन में कुछ कहा नहीं है, ऑप्शन में आसानी पूछा है। कह रहा कि वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंक की संख्या है और संख्या के अंकों को परस्पर पर प्राप्त की गई संख्या के योग के गुणनफल है। तो देखो ऑप्शन में 11 दे रखा है, 11 है, तो 11 को अगर आप बदलोगे तो आप आपस में तो 11 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा ये वाला 11। देखो आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बस कुछ है नहीं, बस आपको डराने के लिए कह रहा है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा इनमें से किसी एक भुजा की 1.5 गुनी है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो मान लो कि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये जो भुजा है वो इसकी किसी एक भुजा की 1.5 है, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू ए, ठीक है। तो ये तीनों भुजाएं हमारी आ गई। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज का परिमाप 14 है, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तो ए प्लस ये हो जाएगा। तो ए यानी ए प्लस ए 1.5 ए बराबर 14 दे रखा है, तो 1 2 और ये 3.5, 3.5 ए बराबर 14 हो गया, ठीक है। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 14 3.5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 5 35, तो आगे 5 चौको 20, ठीक है। तो ए बराबर आ गया 20। तो ये संख्या ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 6, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का योग हमने निकाल लिया। तो अब हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे हम हीरो फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले इस का मान निकालेंगे, तो 4 4 8 8 6 14, तो 14/2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7। अब इस फार्मूला आपको पता है, हीरो फार्मूला क्या होता है, कोष्ट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है।
तो बस हम यहाँ पे रख लेंगे। तो इसका मान है 7, 7 में से पहली भुजा घटाएंगे तो आएगा 3, और फिर 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, फिर यहाँ से आ जाएगा हमारा 1। ठीक, अब ये कड़ी में आ गया हमारा 3 3 9। अब देख रहे हैं 3 2 है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 कड़ी में 7, 3 कड़ी में 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 कड़ी में 7 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 है। लंबाई, मान लो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 है। कह रहा है कि यदि इसका परिमाप 206 है, यानी परिमाप जो होता है वो टू कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप 206 है, 206 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे तो 2 एकम 2, 103 आ जाएगा, 103 आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2l बराबर आ जाएगा हमारा 6 2 126। तो l बराबर आ गया 63, l बराबर आ गया 63। तो l का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो b का मान आ गया 40, b का मान आ गया 40, l का मान आ गया 63, b का मान आ गया 40। तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बस गुणा कर दो, 0 4 3 12 के 2, 4 से 24 25, 25 20 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 20 इसका आंसर आ गया। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकंड में पार करती है। ये एक खंबा है, इसको पार करने में 13 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी इसको पार करने में 13 सेकंड लेती है, मतलब वो खुद की दूरी ही पार करती है। मतलब रेलगाड़ी केवल खुद की दूरी को 13 सेकंड में पार करती है। खंबे की कितनी दूरी होती है? तथा एक 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म है, जो 200 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, इसको 27 सेकंड में पार करती है। इसको 27 सेकंड में पार करती है। 27 सेकंड में पार करने का मतलब 210 दूरी मीटर, 210 दूरी मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और जो खुद की लंबाई होगी उसे भी पार करेगी तो 27 मिनट लगेंगे, तो 27 सेकंड लगेंगे। मतलब यहाँ खुद की लंबाई को पार करने में 13 सेकंड लगता है, यहाँ खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में उसे 27 सेकंड लगता है। तो यहाँ पे कितना सेकंड ज्यादा लग रहा है पता है? 14 सेकंड। 14 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, इसलिए 14 सेकंड ज्यादा लग रहा है। तो हमें रेलगाड़ी की गति बतानी है, तो बस निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी मान लो हमारा दे रखा है 210, 210 दूरी को 14 की स्पीड से तय करेंगी। मतलब अगर यहाँ रेलगाड़ी खुद की स्पीड को पार करती तो 13 ही सेकंड लेती, लेकिन 14 सेकंड ज्यादा ले रही है, तो इस 14 सेकंड में इस 200 को तय करती है। तो बस 210 बटे 14, और हमें देखो दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो यहाँ से 18 बटे 5 कर देंगे, 18 बटे 5 कर देंगे। तो बस काट लो इसे, तो 7 3 21, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 0 0 कर दिया, 18 3 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि 18,236 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 18,236 इसको ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7, 4:7, बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6, 5:6, 5:6 है। तो ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर, तो सबसे पहले हम इनका अनुपात बराबर करेंगे। तो अनुपात सबसे पहले एबीसी का अनुपात निकालेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, देखो इसके आगे एक स्थान खाली है और इसके पीछे एक स्थान खाली है, तो इसके आगे है ना तो यहाँ पे 7 ही भर देंगे। अब इसके पीछे है ना तो यहाँ पे हम 5 ही भर देंगे। तो बस गुणा कर लो, 5 को 20, इसका गुणा करेंगे 7 5 35, इसका गुणा करेंगे 7 6 42। ठीक है, तो आ गया हमारा अनुपात 20 35 और 42। एबीसी का अनुपात आ गया 20 35 42। इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 5 2 7, 5 4 9, सॉरी 4 3 7, 7 2 9, 97 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो आ गया 97, इसको जोड़ेंगे तो आ गया 97। इसी 97 का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 18,236, 18,236। तो हमसे पूछा है ए और सी के हिस्से का अंतर, ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है? ए हमारा 20 है और सी हमारा 42 है, इनके हिस्से का अंतर कितना है? 22, 22 का मान हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 28,236 बटे 97 करेंगे, गुणे 22 कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने वाली चुनौती है, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो इसे मैं छोड़ ही देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बस तरीका पता होना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, सॉरी प्रश्न नंबर 11 है हमारा। कह रहा है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, 87 रन बनाता है, और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखो
कि 17वीं पारी में इतना रन बनाता है तो उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 17 गुणे 3 करेंगे, मतलब 3 को 17 में बांटेंगे, 17 पारियों में बांटेंगे तो 17 तिहाई 51 आएगा। अब इस 51 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 3, 36 आ गया, 36 आ गया, 36 आ गया। ध्यान देना यहाँ पे 17 पारी में इसने इतने रन बनाए तो औसत 3 बढ़ गया। तो हमने क्या किया, जो औसत बढ़ाया सबसे पहले औसत 3 बढ़ाया तो सबसे पहले मैंने 3 को सब में बांट दिया, मतलब 17 पारी में बांट दिया तो टोटल 51 आ गया। तो 87 में से 51 घटाया तो आ गया 36। अब ये 36 रन एक्स्ट्रा बनाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी 36 में ये जो औसत है इसको जोड़ देंगे, इस औसत को इसमें जोड़ेंगे 3, तो ये हमारा ओरिजिनल औसत आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 39, ये आ जाएगा 39। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँ। क्या करना है, 17 पारियों का हमने निकाल लिया, 17 पारियों में टोटल कितने रन थे, फिर उसको हमने क्या किया, औसत में चेंज किया, औसत उसमें से हम जोड़ दिए। क्योंकि हमने जो निकाला यहाँ पे 87 रन हमने बनाया था, तो हमने 17 तिहाई 51 करके हमने वो सारा नंबर निकाल लिया, मतलब 3 का 17 में हमने बांट दिया, तो वो नंबर हमने 51 इसमें से माइनस कर लिया। तो जो माइनस करने के बाद बचा है वो 36, ये औसत है, ये इनका औसत है, और प्लस 3 सब में बढ़ रहा है तो 3 इसमें हमने जोड़ दिया तो आ गया 39, ठीक है। देखो प्रश्न है हमारा बार बार सेम ही प्रश्न पूछ रहा है भाई, कुछ नहीं है। यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि होती तो एक व्यक्ति का चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए तो इसका व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो आपको बता दूं कि व्यय क्या होता है, व्यय क्या होता है, मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत, ठीक है। जैसे मान लो कि आम का दाम 5 रुपए है और मैं 2 आम खाता हूँ तो कितने रुपए खर्च होगा, 10 रुपए। एक आम का दाम 5 रुपए है, मैं 2 आम खाता हूँ तो 10 रुपए खर्च होगा। बस प्रश्न में यही कह रहा है कि यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि, यानी मैंने पहले चावल की कीमत थी 100 रुपए, अब हो गया 28 की वृद्धि, यानी 128 हो गया। तो खपत इसका इसी में, खपत इसका उल्टा होता है, मतलब उल्टा नहीं होता है, इनवर्सली सॉरी प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है खपत, तो खपत में वही चेंजेज होगा। तो कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, तो अब 28 में कितने की कमी करनी चाहिए कि वो 100 हो जाए, कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो 128 में 28 की कमी करेंगे तभी तो 100 बनेगा, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो बस 4 7 28 और 4 3 12, 4 2 8, और कार लेते हैं, 4 8 32, और ये जाएगा 4 एकम 4, 4 7 28, 4 5 20। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 8 दूना 16, यहाँ पे एक बचा, 8 एकम 8, 7 बच गया, 8 9 63, यहाँ पे 8 दूना 16, एक बच गया, 8 एकम 8, 7 बच गया, 8 64, 6 बच गया, 8 7 56, 56, ये 21 कुछ आएगा, ये आंसर है, ठीक है। 21.87% ऐसे ही करके कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, हमारा अगला प्रश्न है 13। प्रश्न बोल रहा है कि 16 18 और 8 के चतुर्थ अनुपाती, 16 18 और 8 का चतुर्थ अनुपाती और 12 और 27 के मध्य अनुपाती, 12 और 27 का मध्य अनुपाती का हमें अनुपात बताना है। तो हम यहाँ से इसका चतुर्थ अनुपाती निकाल लेंगे, तो x मान लेते हैं, तो वो आ जाएगा 16 बटे 18 बराबर 8 बटे x। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 18 गुणे 8 बटे 16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, 2 9 18, तो x का मान आ गया यहाँ से 9, x का मान आ गया यहाँ से 9। अब यहाँ से हम इसका मध्यानुपाती निकालेंगे, तो मध्यानुपाती क्या होता है, कौड़ी में 12 गुणे 27, 12 गुणे 27, तो 12 7 84 के 4, 12 दूना 24, 24, 12 दूना 24 और 8 32, 32, कौड़ी में आ गया 324, 324 हमको पता है किसका वर्ग होता है, 18 का, तो 18 आ गया। इनका अनुपात पूछा था तो 9 अनुपात 18, यानी 1 अनुपात 2, 9 दूना 18, 1 अनुपात 2, ये आंसर है, सॉरी 1 अनुपात 2, ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। पहले तो ये सवाल समझ में आने वाला नहीं है, फिर बाद में आपको बताता हूँ क्या है। कह रहा है कि उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2600 पर 6 सही 2/3, 2600 पर टाइम हमारा दे रखा है 6 सही 2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपया की यथावत पूर्ण संख्या हो जाएगी, रुपया की यथावत पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, 36 18 20/3, ठीक है। मतलब हमें साधारण ब्याज निकालना है, 2600 पे साधारण ब्याज का सूत्र होता है 2600 गुणे दर, यानी 20/3 गुणे समय, समय हमको पता नहीं है, बटे में 100, बटे में 100। अब कह रहा है कि इस टी की जगह, कह रहा है कि इस टी की जगह हम ऐसा कौन सा न्यूनतम नंबर लें, कौन सा न्यूनतम नंबर लें जिससे अगर हम इसको काट पीट करें तो हमें दशमलव में नहीं संख्या चाहिए, पूरा का पूरा वर्ग चाहिए। तो अगर देखो ऑप्शन नंबर 2 है, जैसे 2 0 से 2 0 पहले हम काट लेते हैं, तो अगर ऑप्शन यहाँ पे 2 लेते हैं तो हर हाल में हमारा दशमलव में चला जाएगा, क्योंकि नीचे 3 है और ऊपर कोई संख्या 3 से कट नहीं रहा है, तो ये दशमलव में जाएगा। अगर 3 लेंगे, जैसे 4 लेंगे, ऑप्शन में 4 है, तो भी हमारा दशमलव में जाएगा। अगर हम
टी बराबर 3 रख देते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 26 दूना 52 520, ठीक है। तभी जाके हमारा ये पूर्ण अंक आएगा। और ये हमसे पूछा है कि यहाँ पे 3 की जगह हम कौन सा नंबर लें कि हमारा पूर्ण अंक आ जाए, तो बस पूर्ण अंक हमने लाना था, तो हम टी की जगह 3 लेंगे। तो मैंने ऑप्शन से ही करा था, तो ऑप्शन से ही हो पाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा। क्या बोल रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1। फादर और सन की पुत्र का आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम 3x, इसको मान लेते हैं x। x कह रहा है उनके आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल यानी 3 गुणे x हो जाएगा 3x स्क्वायर, 147 दे रखा है। तो 3 से काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर आएगा 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 9 27। तो x बराबर आ गया हमारा 7, x बराबर आ गया हमारा 7। तो इनका अनुपात यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगा 7 3 21, यहाँ से आ गया 7, ठीक है। इसमें गुणा कर दिया तो 21 और 7 आ गया। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये 26 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे और ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका अनुपात निकाल लेंगे तो ये जाएगा 13:6, 13:6, 13:6, ये आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि किसी संख्या को जब, देखो 16 है, कह रहा है कि जब किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है, 119 से विभाजित किया जाता है तो 19 शेषफल प्राप्त होता है, 19 शेषफल प्राप्त होता है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, इसको 19 में इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 9 दूना 18 के 8, 1 2 3 1। मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा 138 है। अगर 138 को 119 से भाग देंगे तो हमारा 19 शेषफल प्राप्त होता है। कह रहा है कि उसे 17 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो 17 7 119, 17 9 136 होता है, तो 136 यानी 2 शेषफल प्राप्त होगा। तो इसका आंसर आएगा 2, यानी 2 शेषफल प्राप्त होगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है, करा कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो कि उससे 20% अधिक कुशल है। देखो दो लोग हैं, राखी है और पूनम है। पूनम ना कह रहा है कि राखी से 20% अधिक कुशल है, 20% अधिक, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा। तो अगर राखी 5 है तो पूनम 6 है, इससे 20% अधिक कुशल है। यानी अगर राखी एक दिन में 5 काम करती है तो पूनम उससे एक ज्यादा 6 काम करती है, ठीक है। पूनम उससे एक ज्यादा 6 काम करती है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है। तो राखी ने 8 दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया और एक दिन में 5 काम करती है, एक दिन में 5 काम करती है। तो 8 गुणे 5, टोटल काम किया 40, टोटल काम किया इसने 40, टोटल काम किया इसने 40। तो ये जो 40% है, कह रहा है कि वो 10% के बराबर है। कह रहा है कि 8 दिन तक काम किया और उसे पता चला कि अभी उसने 10% ही काम पूरा किया। 40 जो है 10% के बराबर है, 40 जो है 10% के बराबर है, ठीक है। तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, 1% का मान आ गया 4, 1% का मान आ गया 4। कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। शेष काम कितने हैं, अगर सॉरी ये 10% ही रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको 10% ही रहते हैं। तो 10% काम तो 40 है, तो 60% काम कितना होगा, तो शेष 90%। तो 90% का हम यहाँ से मान निकालेंगे तो 90%, तो इसको 90 बनाने के लिए 9 से गुणा करेंगे इधर भी, तो 360 आ गया। तो टोटल 90% का काम आ गया 360, यानी जो शेष 90% है उसका मान आ गया 360। अब इस 360 को ये दोनों मिलकर करेंगे, राखी और पूनम। तो ये एक दिन में 5 काम, ये एक दिन में 6 काम, तो दोनों एक दिन में कितना काम, 11 काम। तो 360/11 ये इसका आंसर है, 360/11 ये इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही करना था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है, करा कि एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है। ये जो है एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है, यानी 2 भाग को 16 दिन में करता है। तो टोटल 3 भाग को कितने दिन में करेगा, 2 भाग का मान 16, यानी एक भाग का मान आ जाएगा 8, तो 3 भाग का मान आ जाएगा 24, यानी एक ये जो है टोटल काम को 24 दिन में करेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। तो अगर 2/3 काम में से 3 काम में से 2 काम हमने कर दिया तो बचा कितना काम, 1/3 काम। टोटल काम मान लेते हैं 3 है, तो 3 में से हमने 2 काम तो ए ने कर दिया, तो बचा कितना काम, 1/3, ठीक है। कह रहा है कि 1/3 काम, शेष 1/3 काम बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा होता है। देखो संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा होता है। तो ए ने 16 दिन काम किया, तो 21 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 5, मतलब 5 दिन बी ने काम किया। 16 दिन काम किया ए ने और 2 कार्य पूरा किया, तो 5 दिन काम किया बी ने और 1 काम किया, तो 5 का मान 1 है, तो 3 का मान निकालेंगे तो बी टोटल काम को 15 दिन में करेगा, बी टोटल काम को 15 दिन में करेगा, ठीक है। यानी ए टोटल काम को 24 दिन में करता है और बी अगर टोटल काम को करता है तो 15 दिन में करता है, ठीक है। तो बस हमारा प्रश्न हो गया सॉल्व। अब हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे जो 15 और 24 से पूरी पूरी कट जाए, तो इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 120। आप लेके देख सकते हो 120, ठीक है। अब अगर टोटल काम 120, अगर ये जो है 24
दिन में करता है तो हर दिन कितना काम करता होगा 5। सेम अगर टोटल काम है 120, अगर ये 15 दिन में करता है तो हर दिन काम करता होगा 15 बटे 120, ठीक है। तो ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है। अब आगे प्रश्न में क्या दे रखा है कि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 65% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 120 का 65% निकालेंगे, 120 का 65% निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 6 12, ये आ जाएगा 13, 13 से 78 यानी 78। तो टोटल काम आ गया हमारा 78, 65% आ गया 78 और ये दोनों मिलकर करेंगे तो 5 और 8 13, तो 13 काम करेंगे एक दिन में, तो 13 से भाग दे देंगे तो 13 छक्का 78 यानी 6 दिन में ये उस काम का 65% मिलकर कर देंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19, जल्दी जल्दी कर लेते हैं यार, 2 सवाल हो रहे हैं। कह रहा कि एक सब्जी विक्रेता आलू को 22 केजी पर बेचता है जिसे उसने 18 रुपए में खरीदा था। कह रहा कि विक्रेता 18 रुपए में खरीदा था, उसे 22 रुपए में बेचता है। कह रहा है कि परंतु वह बेचते समय 1 केजी की जगह 850 ग्राम ही आलू देता है, तो उसका लाभ बताना है। परंतु बेचते समय वो 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम ही देता है। मतलब वो ग्राहक को कहता है कि मैंने तुम्हें 1 किलो दे दिया, लेकिन वास्तव में 885 ग्राम देता है। मतलब ग्राहक को कहता है कि देखो भाई 1 किलो मैंने तुमको दे दिया, लेकिन वास्तव में वो केवल 885 ग्राम देता है। तो बस इसको सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम काट लेते हैं, तो इसको काट लो आप। 1 0 से 0 कट गया और ये आ गया 5 से आ गया 17, ये आ गया 5 से 20। इसको काटेंगे 2 9 18, इसको काटेंगे 11, तो 17 9 153 हो गया और ये आ गया 11 9 220, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मूल्य आ रहा है टोटल 153 और ये हो रहा है 220। तो कितने का लाभ हो रहा है, 153 पे कितने का लाभ हो रहा है, तो 153 पे कितने का लाभ हो रहा है, तो इसको माइनस करेंगे तो 7, ये 7 यहाँ पे बच गया 1, ये आ जाएगा 6, 167 सॉरी 67 का लाभ हो रहा है 153 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 जीरो बढ़ा देंगे। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, सॉरी प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर में 10% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। मान लेते हैं कि हमारा भिन्न है x बटे वाई, x बटे वाई, तो इसको अंश बोलते हैं, x बटे वाई है, इसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को इसको हर बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई हमारा भिन्न है, x प्लस वाई हमारा भिन्न है। कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि यानी 125, यानी 125 125 125, मतलब अगर कोई चीज 100% होता है उसमें 25 की वृद्धि करेंगे तो 125 हो जाएगा। मतलब x का 125 निकालेंगे तो 25% की वृद्धि हो गई। आगे कह रहा है कि और उसके हर में 10% की कमी, तो हर y है 10% कमी यानी कि 90, 10% कमी यानी 90, और इसी का मान 15/16 दे रखा है, 15/16 दे रखा है। तो यहाँ से हम x और y का मान निकाल लेंगे तो हमारा मूल भिन्न निकल जाएगा। तो सबसे पहले 5 दूनी 10, 5 25, ये आ गया 18, फिर 5 25, 5 3 15, ये आ गया 2 9 18, 2 8 16। अब इसका गुणा उधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो 27/40, 27/40, 27/40, ये x और y का ओरिजिनल मान आ गया 27/40। तो यही इसका आंसर भी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कैसी रही क्लास।